देखिए बेटा, फोर्स ऑसिलेशन, तो सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स एफ टी ऑफ एम्पलीट्यूड एफ नॉट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी is applied to an oscillator ठीक है। तो अब तक हमने जितने भी पढ़े थे बेटा ऑसिलेशन, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, आपने स्प्रिंग को ब्लॉक को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, वो अपने आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा था। तो ध्यान रखिए, कोई आपसे नेचुरल टाइम पीरियड या नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछता है तो वो अपन ने सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं अपन। जो अपना प्रोसेस है ना कि डिस्टर्ब स्टेट पर एफ इक्वल्स टू एम ए लिखो और फिर कंपेयर करो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो वो हमेशा अपन जो निकाल रहे हैं वो डिस्टर्ब स्टेट पर, वो जो निकालना सीखा है हमने वो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है सिस्टम की। ठीक है ना, मैं डिस्प्लेस करके छोड़ दो, फिर जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। बट आप क्या करते हो, अगर कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो आप, जैसे कि वो झूला झूलने में आप पीछे से धक्का देते रहते हो, कोई आता है फिर आप धक्का देते हो, फिर आता है फिर धक्का देते हो, तो वो आप क्या करते हो, एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो ऑसिलेशन फिर नेचुरल ऑसिलेशन नहीं होते हैं, वो फोर्स ऑसिलेशन बन जाते हैं। अब धक्का मत दो, ऐसे ही कोई झूला झूल रहा है ऐसे, अब फ्रिक्शन विक्शन थ्योरेटिकली सब हटा दोगे तो हमेशा ही झूलता रहेगा वो पेंडुलम की तरह, तो वो नेचुरल ऑसिलेशंस। ठीक है। बट आप एक कांस्टेंट पीरियोडिक, कांस्टेंट नहीं, एक वेरिएबल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। तो देखो क्या मान रहा हूँ मैं, सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स एफ टी ऑफ एम्पलीट्यूड एफ नॉट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी इज अप्लाइड टू ए एन ऑसिलेटर। ठीक है। तो उस एफ डी टी की वैल्यू कितनी है, इस तरह का फोर्स लगा रहा है एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी, तो वो भी कोसाइन लॉ को फॉलो करने वाला पीरियोडिक फोर्स उसने लगाया है। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ इक्वल्स टू एम ए वाली, और बड़ी इक्वेशन हो जाएगी। देखो जो नेचुरल फोर्सेज हैं उसकी वजह से तो है ही के एक्स माइनस बी इंटू बी, ये डैम्प्ड वाला पार्ट आ गया, नेचुरली डैम्प्ड फोर्स भी होता है, और साथ में आपने ये लगाया उसकी कितना, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी लगाया। ठीक है। तो ये और बड़ी इक्वेशन हो गई, इसको तो बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, सिर्फ सिंपल वाली हम नहीं कर पाते। तो एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और इसको इधर ले गए प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी। इसको याद बात नहीं रखनी है, ऐसे नहीं पूछेगा। ठीक है ना, ऐसे तो फिर लिमिट नहीं रहेगी, कुछ भी याद रख लो फिर तो ऐसे। ठीक है, तो अपन इसको याद नहीं करेंगे, जस्ट आपको लिख रहा हूँ। इसका एक रिजल्ट है छोटा सा, वो बिना याद करे याद रहेगा, वो ध्यान रख लेंगे। ठीक है ना, ये आपका इस तरह का इक्वेशन आता है, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल्स टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी। इसका सॉल्यूशन आता है कुछ इस तरह का आता है, देखो एक्स टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाई नॉट। ठीक है ना, ए इंटू कॉस ओमेगा टी, ये भी वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ टाइम में रहेगा। और क्या रहेगा ये, देखो यहाँ पर एक चीज देखो बेटा, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की क्या आ रही है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रही है। तो आप ये ध्यान रखो, जब फोर्स ऑसिलेशन होते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स चीजों को ऑसिलेट कराता है, तो सिस्टम हमेशा उस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करेगा, मतलब सिस्टम हमेशा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। ठीक है ना, सिस्टम ऑसिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स, सिस्टम ऑसिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, वो हमेशा ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करता है। तो ये आपका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो फार्मूला है वो कैसे निकाला इन्होंने, किसी भी तरह से निकाला, जो फाइनल रिजल्ट आता है, ये भी पूरा एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं, इससे एक चीज निकल के आ रही है वो ध्यान रखेंगे हम। एफ नॉट है आपका, ये कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये लिख रखा है एनसीईआरटी ने, तो ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का ये फार्मूला निकल के आता है बेटा, ये एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी से ऑसिलेट करने वाली एसएचएम में एम्पलीट्यूड का फार्मूला
इस तरह से निकल के आता है, जबकि आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी है। ठीक है, तो आप देखो इसमें ये एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम होने की कंडीशन निकल के आ रही है कि इसमें, ये इस पे गौर कीजिए, वो आपको ध्यान रखनी है, समझनी है थोड़ी सी, कभी कोई पूछ ले। तो इसमें एक तो ये दो चीजें बात समझ में आई बेटा, कि एक तो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, हमेशा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, इस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, ये ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, ओमेगा क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर आप ड्राइविंग फोर्स और ये सब हटा दोगे तो इसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, जैसे कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अंडर रूट के बाई एम है। ठीक है, ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो आप ध्यान रखो, देखो जब भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाती हैं तो आपका जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ये कई बार बहुत नुकसान भी करता है। यूएस का एक ब्रिज गिर गया था, जैसे उन्होंने टाइटेनिक बनाया था कि कभी ना डूबे और डूब गया, वैसा ही एक ब्रिज था, बहुत ही अच्छा ब्रिज बनाया था उन्होंने, 1940s की बात है। ठीक है, तो वो ब्रिज भी बनने के थोड़े टाइम बाद टूट गया था, गिर गया था वो ब्रिज। उसका रीजन यही था कि उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, कोई भी पेंडुलम की तरह ब्रिज इस तरह का है, कोई भी मतलब मान लो इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है हर चीज की। ठीक है ना, जैसे पेंडुलम को आप डिस्टर्ब करके छोड़ देते हो तो उसकी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो जब भी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाते हैं, समझ रहे हैं, हम बार बार उस पर हवाएं उसको धक्का मार रही थी, जो भी कर रही थी। ठीक है, काफी तेज विंड विंड चल रही होगी, तो विंड एक कांस्टेंट इंटरवल वाला एक पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स उस पर लगा रही थी, और एक उस ब्रिज की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो थी। ठीक है, तो आप देख रहे हो जब भी ये मैच कर जाएंगे दोनों के इक्वल होने पर ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है बेटा यहाँ। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं फिजिक्स में। whenever the system's natural frequency is equal to driving frequency, then that condition is called resonance। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी, मैं लिख रहा हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू, अरे कहाँ लिखनी है इसे, एक मिनट रुकिए। व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी, व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, द ए विल बी मैक्सिमम। आपका एम्पलीट्यूड क्या मैक्सिमम होगा। अब स्विंग में यही होता है बेटा, आपका जो स्विंग होता है, ठीक है, तो उसमें यही चीज होती है बिल्कुल, कि आप जब किसी को धक्का देते हो, देखो यहाँ पे जब आता है जाके वापस, या आप यहाँ पे कहाँ देते हो, आप यहाँ देते हो, इधर कहीं देते हो, इस तरह से हम यहाँ खड़े होते हो और यहाँ से आप कॉन्स्टेंटली धक्का मारते हो किसी को। ठीक है ना, किसी को स्विंग जब कराते हो आप, तो यहाँ से अगर धक्का मारते हो तो यहाँ देखो, अगर आप लगातार यहाँ पे लगा कॉन्स्टेंटली, एक जब आया वो यहाँ पर, फिर आपने धक्का मारा, फिर वो यहाँ तक गया, फिर धक्का मारा। ठीक है, तो ऐसे आप लगातार पुश करते रहोगे तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा। ठीक है ना, अभी जो फार्मूला देखा हमने उसकी वजह से, क्यों, क्योंकि आपकी वो मैच कर रही है बेटा, उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों मैच कर रही है। देख लो आप, टाइम पीरियड दोनों का सेम है कि नहीं। इसका एक टाइम पीरियड कब पूरा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में पूरा हो रहा है। ठीक है ना, फिर आपने एक धक्का मारा तो फिर ये वापस जाके आया, फिर आपने एक धक्का मारा, तो आपका जो टाइम पीरियड है फोर्स लगाने का और इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल टाइम पीरियड है, दोनों मैच कर रहे हैं उस स्टेज में। ठीक है, तो इसलिए वो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग फोर्स लगा के नहीं रख सकते, नहीं तो ऊपर जाएगा और गिरने के चांस उसके हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम पीरियड और उसका जो नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है दोनों मैच कर जाते हैं। आप इसके बीच में कहीं खड़े होकर धक्का मारो, वापस वहां तक मत जाना, तो देखो एम्पलीट्यूड बढ़ने की बजाय कम और हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि उस केस में दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं हो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं हो। बट अगर आप बिल्कुल यहाँ पर एंड पॉइंट पे जाके आता है फिर आप धक्का मार रहे हो, तो एक उसका नेचुरल टाइम पीरियड जो है उससे आपकी ड्राइविंग फोर्स का टाइम पीरियड मैच कर जाता है।
ठीक है, और ऑस्सिलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं और थोड़ी देर बाद आपको रुकना पड़ता है। तो इस कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं, जब कोई फोर्स ऑस्सिलेशन में ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्सिलेशन ऑफ द सिस्टम, देन एम्पलीट्यूड बिकम्स वेरी हाई, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो ये हम वे मैकेनिकल वेव्स में भी यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर हम खुद ट्यूनिंग फॉर्क से चीज़ों को ऑस्सिलेट कराएंगे। तो आप देखेंगे जो चीज़ें ऑस्सिलेट करेंगी हमेशा उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से ही ऑस्सिलेट करेंगी। ये ट्यूनिंग फॉर्क हमारा ड्राइविंग फोर्स होगा। ठीक है, तो हम बाकी ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस रहेगा अपना नेक्स्ट चैप्टर मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो ये चैप्टर हम यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं, और एग्जांपल्स कराने हैं मुझे, लेकिन वो मैं भेजूंगा आपको जब आप पैकेज और ये सब कर लेते हैं, तभी आप उनको समझ पाएंगे। और एसएचएम ये मतलब क्वेश्चन वही होंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड निकालने के। तो ये हम और भी कर सकते हैं, पहले आप एससीवी और पैकेज पर फोकस करेंगे अब। ठीक है, चलिए।